शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, कमरे की लाइट भी ऑन कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी है बहुत डरावनी। आज की कहानी तारिक शेयर कर रहे हैं। तारिक कहते हैं, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बेहानक तरीन कहानी शेयर करूंगा। ये आज से 22 बरस पुरानी बात है, जब मैंने बिल्कुल नया फोटोग्राफरी कोर्स किया था। मैं एक फोटोग्राफर बना था और मुझे उसके लिए अपनी एक दुकान चाहिए थी। मैंने दिन रात किसी बाजार के ऐसी लोकेशन पर दुकान ढूंढना शुरू की जो मेन बाजार में हो। मुझे दुकानें तो मिलती थी लेकिन बिल्कुल अंदरून बाजार, ऐसी गलियों में जहां पर शायद ढूंढने के लिए भी कस्टमर अंदर ना आते। और हमेशा से ऐसी दुकानें जो होती हैं जिनमें फोटोग्राफर हो के ये मेन पर ही होनी चाहिए। इसके लिए मैंने काफ़ी बाजार देखे। फिर फैसलाबाद घंटा घर वाली साइड पर भवाना बाजार जो है, सत्याना रोड, उस तरफ मुझे किसी ने बताया कि उस तरफ एक दुकान खाली है। वो दुकान थी तो बहुत पुरानी, कदीम पुरानी दुकान थी। सुना था कि किसी दौर में वहां पर भी पहले एक फोटो स्टूडियो हुआ करता था और मुझे अपना फोटो स्टूडियो ही शुरू करना था। उसके लिए मैंने बहुत ढूंढा, मुझे वो दुकान नहीं मिली। फिर एक जगह थी, वहां पर कुछ फल फरोश थे जिन्होंने अपने ठेले लगाए हुए थे। मैंने उनसे पूछा तो लोगों ने बताया कि वो जो सामने कोना है उस तरफ एक दुकान है, लेकिन उसके आगे खास से किसी ने अपने जैसे सामान वगैरह के डिब्बे होते हैं वो जोड़े हुए थे। मैं गया, मैंने कहा भाई यहाँ पर एक फ़ोटो स्टूडियो हुआ करता था। उसने कहा कि हाँ यहाँ पर एक फ़ोटो स्टूडियो तो था लेकिन वो बड़े अरसे से बंद है, कोई काम नहीं करता वहाँ पर, और उसके बारे में कुछ अजीब सी अफवाहें भी हैं। मैंने पूछा कैसी अफवाहें? उसका ये कहना है कि हमारी ये 7 दुकानें हैं, अक्सर फ़ोटो स्टूडियो से रात के वक्त एक रोशनी दिखाई देती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उस रोशनी को देख सकें या पकड़ सकें कि रोशनी कहाँ से आती है, लेकिन समझ में नहीं आता। कभी कभी अंदर से सरगोशियाँ भी सुनाई देती हैं। इसलिए हम लोगों ने इसके आगे ये अपने जो गोदाम के डिब्बे हैं ये जोड़ दिए हैं क्योंकि हम लोगों को डर लगता था। मैंने कहा कि भाई ये महज वहम भी तो हो सकता है, क्या मुझे इसके मालिक का पता मिल सकता है? तो उस आदमी ने कहा कि इसके मालिक का पता मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसके पास इस फोटो स्टूडियो के मालिक का पता होगा। मैं आपको उसका नंबर दे देता हूँ या आपकी उससे बात करवा देता हूँ। फिर उसने मेरी उस आदमी से बात करवाई। उस आदमी ने कहा कि मैं इसका मालिक, इस फोटो स्टूडियो का जो मालिक है उसे जानता हूँ, तो कल 4 बजे आप इसी जगह पर आ जाना, मैं आपको मिलवा दूंगा। मैं घर चला गया और मैंने इस बारे में जाकर कोई ख़ास किसी के साथ डिस्कशन नहीं की, बस घर वालों को इतना ही बताया कि एक फ़ोटो स्टूडियो का पता चला तो है, वो वहाँ पर भी एक दुकान है जहाँ पर कभी फ़ोटो स्टूडियो हुआ करता था। उसके बाद अगले दिन 4 बजे मैं भवाना बाज़ार फिर चला गया। उसी आदमी की शॉप पर, उसकी एक क्रॉकरी शॉप थी, वहाँ पर वो आदमी आया, मेरे से सलाम दुआ। उसके साथ एक और आदमी था जो उस दुकान का मालिक था। मैंने उससे कहा कि भाई मैं भी एक फ़ोटो स्टूडियो बनाना चाहता हूँ तो मुझे ये दुकान चाहिए। उसने कहा कि भाई इस दुकान से बहुत सी कहानियाँ मंसूब हैं, पहले भी 10 साल पहले भी यहाँ पर एक फ़ोटो स्टूडियो बना था लेकिन वो भी बंद हो गया, नहीं चल सका। तो अगर तो अपनी जिम्मेदारी पर ये दुकान लेनी है तो ले लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैंने उससे कहा कि मुझे एक बार दुकान देखनी है। उन लोगों ने वो डिब्बे उठाए, ताला खोला, एक पुराना सा दरवाज़ा था, उसके ऊपर खासी पुरानी तारीख भी लिखी हुई थी। 1945 की कोई तारीख थी। मैं हैरान हो गया, इतनी पुरानी दुकान।
उस आदमी का ये कहना है कि ये दुकान जो है हमारे बड़े बुजुर्गों के पास एक सिख ने बेची थी। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर एक सिख हुआ करता था जिसकी ये दुकान थी। सरबजीत उसका नाम था, सरबजीत सिंह। उसकी ये दुकान हुआ करती थी। उसने फिर मेरे वालिद साहब के आगे बेच दी जब वो लोग इंडिया चले गए। फिर मेरे वालिद साहब ने इसको बंद कर दिया। बहुत अरसा ये बंद भी रही। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक दफ़ा कपड़े की दुकान बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारा काम चलता ही नहीं था। हमने फिर इसको बंद कर दिया। फिर एक आदमी ने फोटो स्टूडियो बनाना चाहा, लेकिन 2-3 माह के बाद वो भी भाग गया। तब से ये दुकान हमारे लिए तो होती ना होती एक बराबर ही है, ना बिकती है और ना ही यहाँ पर कोई काम होता है। बहरहाल तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो। जैसे वो दरवाज़ा खुला, हम अंदर दाखिल हुए। अंदर मिट्टी की मोटी परत थी। दुकान को देखकर ही लग रहा था कि ये कदीम अरसे से बंद है। जगह जगह पर जाले लटक रहे थे। कुछ पुराने फोटो फ्रेम्स एक कोने में गिरे हुए थे जो टूट फूट का शिकार थे, और एक फोटो स्टैंड कोने पर रखा हुआ था जिसके ऊपर भी बहुत से जाले लटक रहे थे। हैरत अंगेज बात यह है कि वो ऐसे खड़ा था जैसे इसको किसी ने सेट करके रखा हो। मैंने कहा कि भाई मैं ये दुकान लेना चाहता हूँ। उसने कहा कि ठीक है। हमारी उससे डील हो गई और मैंने वो दुकान उससे रेंट पर ले ली। अगले दिन मैं वहां पर आया और मैंने उस दुकान की सफाई करवाना शुरू की। जैसे ही पूरी दुकान की सफाई वगैरह हुई, जहां पर वो फोटो स्टैंड पड़ा था पुराने जमाने का, जो ही उसको वो जो आदमी सफाई कर रहा था, जिससे मैं सफाई करवा रहा था स्वेपर से, जब मैंने वो फोटो स्टैंड उठाना चाहा, मुझे वाज़ेह तौर पर ऐसे लगा कि मेरा हाथ बहुत भारी हुआ है। मुझे समझ में नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है। ऐसे लग रहा था जैसे हाथ के ऊपर कोई हाथ रख के रोक रहा हो। मुझे अपना वहम लगा कि इतनी बातें जब आप सुन लेते हैं किसी जगह के बारे में तो फिर इंसान वहम भी करने लग जाता है। मैंने वो उठाकर भी सफाई करवाई। 2 दिन लगे उस जो दुकान थी इसकी सफाई में। उसके बाद मैंने उसमें नया पेंट करवाया। वहां पर पीले रंग की दीवारों वाला पेंट हुआ था पुराने दौर का। मैंने उसमें अपने जहन के लिहाज से मुझे जो कलर्स चाहिए थे, मैंने उसमें वो कलर्स पेंट करवा दिए। उसके बाद तीसरा दिन था जब मैंने वहां पर वाज़ेह तौर पर प्रॉपर अपना एक फोटो स्टूडियो स्टार्ट किया। फोटो फ्रेम्स रखे, अपना कैमरा वगैरह रखा। तो उस दिन तो 1-2 लोग आए। अभी पहला दिन था, आसपास के दुकान वाले ही आए थे, शॉपकीपर ही आए थे, दुकानदार। अभी जो ग्राहक हैं वो तो आते आते, अभी तो पहला दिन था। शाम इसी तरह से 1-2 लोग आए, इस्लाम दुआ हुई। वो जो क्रॉकरी शॉप वाला था वो भी आया, वो भी खुश हो रहा था कि अब पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई फोटो स्टूडियो बना है। उसी दिन रात तकरीबन 9-9:30 बजे की बात है। क्रॉकरी शॉप वाला कहता है कि 10 बजे हम दुकानें बंद कर देते हैं, तो तुम भी बंद कर देना। मैंने उसे कहा कि ठीक है। मैं कुछ सामान वगैरह जोड़ रहा था, कुछ सेट कर रहा था, चीज़ें अपने हिसाब से रख रहा था। कुछ सेटिंग मुझे चेंज करनी थी जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं उनमें लग गया। दुकान का दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ था, शीशे का ही दरवाज़ा लगवाया था, और मैं अंदर काम कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला काम करते करते 11:30 पौने 12 हो गए। सर्दी की रातें थी और बाहर खासी धुंध भी थी। मेरे देखते ही देखते बाजार बंद हो गया। कोई दूर किसी सामने रोड पर कोई एक आधी दुकान खुली थी, वो भी जैसे कोई चाय की दुकान या इस तरह की पान शॉप ये खुली हुई थी। मेरे आसपास के ठेले दुकानें बंद हो चुकी थी और शटर बंद होने की मुझे आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मैं अपने काम में इतना मगन था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तभी काम करते करते एकदम वो जो पुराना फोटो स्टैंड पड़ा था उसमें से ऐसे आवाज़ आई जिस तरह से कैमरा क्लिक होता है। पुराने दौर का एक कैमरा क्लिक होता है और एक जैसे फ्लैश लाइट ब्लिंक करती है। मैंने एक रोशनी भी देखी। मैंने पलट कर देखा पीछे, मेरा कैमरा तो टेबल पर पड़ा था। फिर ये कैसे मुमकिन है, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मुझे लगा शायद बाहर से कोई गाड़ी गुजरी है, वो रोशनी अंदर आई है तो मुझे फ्लैश लाइट लगी। लेकिन वो कैमरा क्लिक की जो आवाज़ थी वो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब कर गई। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तभी एकदम से जो दुकान के बाहर का शीशे का दरवाज़ा था
उसके ऊपर दस्तक हुई, जैसे कोई बड़े आराम से उंगलियों से दरवाजे पर दस्तक देता है। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने जैसे गर्म शॉल ली होती है, आधा आधा चेहरा कवर किया हुआ था, बाल नजर आ रहे थे, माथा नजर आ रहा था, आंखें नजर आ रही थी। अब मेरे आगे चीजें पड़ी हुई थी क्योंकि मैं अंदर वाली साइड पर था। मैं उनको हटाता हटाता बाहर आया तो वो आदमी दरवाजे से हट गया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर मैं डर गया कोई चोर वगैरह ना हो। मैंने दरवाजे के अंदर से ही देखा, बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खोलकर देखा, बाहर कोई आदमी था ही नहीं। पता नहीं वो कौन था, वो दरवाजे पर दस्तक देकर चला गया। मैंने टाइम देखा, टाइम 12 साढ़े 12 होने वाले थे। पूरा बाजार ही अब तो बंद हो गया था। मैंने सोचा कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए, खासी रात हो गई है तो कोई चोरी वाला मामला ना बन जाए। मैंने जो चीज़ें जहाँ थी कुछ ठीक की और दुकान बंद करके घर आ गया। इतना शदीद थका हुआ था कि बस खाना खाया और जाकर सो गया। सुबह 8 बजे जागा, 9 बजे तक अपनी दुकान पर फिर पहुंच गया। जो ही आकर मैंने दुकान खोली, उसकी सेटिंग चेंज थी। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया कि ये क्या। मैं खुद रात को सेटिंग चेंज करके गया था। 2 कुर्सियों के रुख भी बदले हुए थे और मेरे कैमरे जहां पर मैं रखना चाह रहा था वहां पर रखने के बजाय किसी और जगह पर पड़े थे। मुझे समझ में नहीं आया। फिर मुझे वहम सा होने लग गया। मैं अपने आप को तसल्लियां देने लगा कि शायद मैं ऐसे ही छोड़ गया था। मैं फिर से उस जगह को चेंज करने लगा जैसे मैंने अपने लिहाज से रात को की थी। फिर तकरीबन दोपहर का टाइम था। मेरे पास कुछ ग्राहक आए, कस्टमर थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कुछ तस्वीरें बनवानी है, शादी का इवेंट है तो हमारी दुल्हन की तस्वीरें हैं, तो आपके स्टूडियो में हमने फ़ोटो शूट करवाना है। मैंने कहा कि ठीक है। अब उस फोटो स्टूडियो में एक अंदर कमरा भी था जहाँ पर प्रॉपर सेटअप किया गया था फोटो शूट के लिए। वो जैसे पीछे एक सीनरी सी लगा देते हैं, पर्दे लगा देते हैं कि अगर उसके आगे खड़े होकर कोई फोटो शूट करवाना चाहे तो। मैंने कहा कि ठीक है। उन लोगों ने मुझे अपनी पसंद के मुताबिक कुछ सेटिंग बताई। मैंने उनको कहा कि इसके पैसे एक्स्ट्रा होंगे लेकिन मैं बनवा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ वहाँ पर ताज़ा फूल लगवाने थे, वो लगवाए। उनका पूरा मैंने सेट तैयार कर दिया जहाँ पर उन लोगों ने आकर अपना फोटो शूट करवाना था। तकरीबन रात 8 बजे का टाइम था जब बाहर गाड़ी आई। उसमें एक दुल्हन थी, 2 साथ उसकी औरतें थी और 2 आदमी थे। वो जो आदमी थे वो जैसे अभी दुल्हा साथ नहीं था, ये दुल्हन का फोटो शूट था, फिर उसके बाद दूल्हे ने अभी आना था, उसने भी उधर स्टूडियो पर ही आना था। अब मैं उनकी तस्वीरें वगैरह बनाने लग गया। इसके बाद जैसे ही वो दूल्हा आया, दूल्हे का भी फोटो शूट हो गया। उन लोगों से मैंने 3 दिन का टाइम ले लिया, वो लोग चले गए। मैंने कहा कि 4 दिन में मैं आपका एल्बम तैयार कर दूंगा। वो लोग चले गए। मुझे 2 दिन लगे। मैंने उनकी तस्वीरें जो थी उनको सबको डेवलप करवाना था, वो सारा कुछ किया। अब जो तस्वीरें निकली, उन तस्वीरों में हर तस्वीर में दुल्हन के पीछे एक काली परछाई औरत की नजर आ रही थी। मेरी समझ से बाहर था कि वो औरत की परछाई किसकी है। वाज़े तौर पर दुल्हन थी और दुल्हन के पीछे एक काले रंग की परछाई थी, जैसे वो भी कोई औरत ही है, लेकिन उसका कद दुल्हन से ऊंचा था। मैं बड़ा परेशान। मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और उन लोगों से कहा कि आप मेरी शॉप पर हैं। वो लोग आए, मैंने उन्हें तस्वीरें दिखाई। मैंने कहा कि ये आपकी तस्वीरों में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। देखिए हर जगह क्लियर है, जिस जगह पर दुल्हन है उसके पीछे एक परछाई है। वो लोग भी देखकर हैरान हो गए। वो लोग कहने लगे कि लड़की के साथ तो कोई मसला नहीं है, इनकी कजन मैरिज है, ना लड़की पर कोई जिन्नात आसेब भी कुछ नहीं है। खैर उन लोगों को मैंने कहा कि इसका तो कोई हल नहीं है मेरे पास। फिर भी जैसे कैसे करके एडिटिंग वगैरह करके उस चीज को किसी तरह से मैंने छुपाने की कोशिश की और किसी हद तक वो डार्क शेड्स में मैंने इनको डाल दिया। वो लेके अपनी तस्वीरें 2 दिन के बाद। अब इसी तरह से एक रात थी, मैं अपने स्टूडियो में बैठकर काम कर रहा था। अब मुझे छोटी मोटी बुकिंग्स आने लगी थी, दिन गुजरते जा रहे थे, कुछ जान पहचान मेरी बन गई थी। एकदम से जो स्टूडियो के अंदर वाला कमरा था
फोटो स्टूडियो के अंदर जो शूट रूम था जहाँ पर हम वीडियो तस्वीरें शूट करते थे, उस कमरे की तरफ से ऐसा लगा कि जिस तरह से कोई औरत है और हंस रही है, कहका सुनाई दिया मुझे औरत का। मैं उठा, मैंने पहले उठकर देखा बाहर, दरवाजा खोलकर बाहर तो कोई भी नहीं था, बाजार पूरा बंद था। तभी वो जो अंदर स्टूडियो रूम था वहां से मुझे फिर से हंसी की आवाज आई। जैसे मैं डरता डरता मैंने दरवाजा खोला, बिल्कुल अंधेरा था। उस अंधेरे में हल्की सी मुझे एक चमक दिखाई दी, जैसे कुछ छोटी सी चीज चमकती है कोने में। वहां पर मुझे वाज़े तौर पर एक काले रंग का वजूद नजर आया। वजूद ऐसा था जिस तरह से कोई औरत है, पहले वो खड़ी थी फिर वो बैठ गई है। फिर से हंसी गूंजी। मैंने पूछा कौन है यहाँ पर? जो ही मैंने स्टूडियो रूम की लाइट ऑन की, वहां पर कोई भी नहीं था। जैसे लाइट ऑफ की, वो फिर से एक वजूद नजर आने लगे। ये हूबहू वही चीज थी जो उस दुल्हन की पीछे परछाई बनी हुई थी। मैं डर गया बहुत ज्यादा। मैंने जल्दी से स्टूडियो रूम का दरवाजा बंद किया, अपना स्टूडियो भी बंद किया। मैं घर आ गया। जैसे मैं घर पहुंचा मुझे शदीद बुखार हो गया। इतना सख्त मुझे बुखार था कि मुझे समझ में नहीं आया मुझे बुखार हुआ क्यों है। घर वाले भी परेशान कि पता नहीं इसको बुखार क्यों हो गया है। अम्मी को लगा कि शायद कोई सर्दी का मामला है, ठंड से आया हूं तो इसलिए शायद बीमार हो गया हूं। लेकिन मैंने उसी रात ख्वाब देखा। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि यही स्टूडियो है और इसी स्टूडियो का जो पिछला कमरा है, जहां पर जो स्टूडियो रूम है, वहां पर एक बहुत भयानक जले चेहरे वाली औरत बैठी है और वो भी है दुल्हन के लिबास में, लेकिन उसका आधा लिबास काला और आधा सुर्ख रंग का है। वो इतनी भयानक है, वो ये कह रही है कि तुमने यहाँ पर आकर अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत अरसे के बाद मुझे इस कमरे से बाहर निकाला है। जैसे मैंने ये पूरी बात सुनी मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में था, मैं डर गया। मुझे लगा शायद मैंने वहां पर महसूस किया है वो तस्वीरों वाली बात। कुछ दिनों से ये चीजें मेरे दिमाग में चल रही है तो ये वही सब कुछ वहम है मेरा। फिर मैंने पानी वगैरह पिया, मैं फिर सोने की कोशिश करने लगा, फिर आंखें बंद की, फिर वही ख्वाब, हूबहू वैसा ही ख्वाब। फिर मेरी आंख खुल गई तो फजर की अज़ान हो रही थी। मैं उठा, मैंने वजू किया, नमाज पढ़ी। थोड़ा सा डर गया था, इतना शदीद बुखार था, फिर भी मैंने हिम्मत करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मुझे सुकून महसूस हुआ, बुखार की तपिश कम होने लग गई। सुबह मुझे अम्मी ने जब जगाया तो अम्मी ने कहा कि आज स्टूडियो ना जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा कि नहीं अम्मी, मैंने जाना है, मैं ठीक हूँ, मैंने अपना काम आज देना है, मेरे पास कुछ बुकिंग आई हुई थी। मैं चला गया। तकरीबन 10 बजे मैं गया, अंदर दाखिल हुआ। जैसे अपने स्टूडियो का देखा दरवाज़ा, सब कुछ ठीक था। स्टूडियो रूम की तरफ एकदम मेरा ध्यान गया, मैं उस तरफ गया। मैंने लाइट ऑन की तो मैंने वहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल दरख्त वगैरह रखे थे स्टूडियो को एक लुक्स देने के लिए। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन दरख्तों के ऊपर वो जो प्लास्टिक के थे, कोई रेड रंग है, जैसे ताज़ा ताज़ा रेड रंग फेंका किसी ने। आगे गया तो वो बिल्कुल ताज़ा कलर था। दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पर एक जैसे मैंने ट्रेडिशनल स्टाइल का वहाँ पर एक मिरर लगवाया था गोल्डन कलर का। उस मिरर के ऊपर भी हाथ का एक निशान था, वाज़े तौर पर हाथ का एक निशान था और ऐसे लग रहा था वो ताज़ा खून का निशान है। बस वो देखने के बाद मैं बहुत डर गया। मैं बाहर निकला, मैंने वो साथ वाला जो क्रॉकरी शॉप वाला था उससे बुलाया। मैंने उसे कहा कि भाई एक दफ़ा ज़रा आना, ये देखो दुकान के अंदर क्या हो रहा है। वो आया, उसने आकर देखा, उसने कहा कि तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये मामलात हैं, तुम मानते नहीं थे बात। मैं तो डर गया। मैंने शॉप बंद की कि मैं किसी बुजुर्ग को ढूंढता हूँ, उनको लेकर आता हूँ। मुझे एक बुजुर्ग का पता था, मैं उस तरफ गया, उनकी तरफ। उनका पता करते करते मैं उन तक पहुंच ही गया। वहां पर जब मैं गया, मैंने उनको सारी बात बताई। तकरीबन 4 बजे के करीब मैं उनको लेकर अपनी शॉप पर आया। मेरी शॉप का जब दरवाजा खुला, उन्होंने अंदर पाँव रखा। उनका ये कहना था कि ये आफतज़दा जगह है, इस जगह को छोड़ दो, यहाँ पर बहुत भयानक एक आफत चुड़ैल का बसेरा है
जो उस कमरे में रहती है। और ये जगह आज से वीरान नहीं है। जब ये जगह थी, ये चीज तब भी यहाँ पर ही थी। ये इतनी भयानक और खौफनाक आफत है कि ये जानी नुकसान पहुंचाती है। मैं इसको यहाँ से नहीं निकाल सकता। इसने यहाँ पर किसी को जानी नुकसान भी दिया है। अगर ये एक दफा किसी पर हावी हो जाए तो उसे कैद कर लेती है। बेहतर यही है कि इस जगह को छोड़ दो, वरना वो तुम्हें जानी नुकसान देगी। उसने तुम्हें एक बार बता दिया है कि वो यहाँ पर है, पर गलती से भी यहाँ पर दोबारा किसी नई नवेली दुल्हन का कोई भी तस्वीर मत उतारना। उसका कोई भी यहाँ पर ब्राइडल शूट मत करना, वरना वो उस चुड़ैल जो है उस दुल्हन पर काबिज हो जाएगी और हो सकता है उसको जानी नुकसान भी दे दे। मैंने जब ये बातें सुनी मैं तो बहुत डर गया। अब मैंने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ पर कभी क्या ऐसा हुआ था कि किसी को कुछ जान का नुकसान हुआ हो। एक बूढ़े शख्स ने बताया कि यहाँ पर 15-20 साल पहले यहाँ पर एक फोटो स्टूडियो बना था। वो आदमी जो था, कुछ लोग कहते हैं कि मर गया था, कुछ लोग कहते हैं कि गायब हो गया था। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया है कहाँ नहीं। उसके बाद हर रात 12 से 1 बजे के दरमियान यहाँ से एक ऐसी रोशनी नजर आती थी जैसे कोई तस्वीर खींचता है, और एक रोशनी नजर आती है जिसको फ्लैश लाइट बोलते हैं। मैं तो बहुत डर गया। एक दो और आमिल को लेकर आया हूँ, उनका भी यही कहना था कि वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब फिर मैंने इतने लोगों से ये बातें सुनी, मैंने वो फोटो स्टूडियो बंद कर दिया, छोड़ दिया। मैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा भी अगर मैंने काम किया होगा 18 से 20 दिन, इससे ज्यादा नहीं गुजार सका। और वो भी मुझे महसूस होता था कि मेरे अलावा वहां पर कोई है। हर रोज मेरी किसी न किसी चीज में छेड़छाड़ होती थी। मैं रखता कहीं था, मुझे मिलती कहीं से थी। कई बार मेरे पैसे भी गायब हुए। मुझे थोड़ी सी भूलने की आदत थी, तो मैं ये समझा था कि शायद मैं ही रख के भूल जाता हूँ, लेकिन वो सब मेरे साथ मुसलसल हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने एक और जगह थी, मैंने वहां पर अपना फोटो स्टूडियो बनाया। वहां पर भी मेरे साथ ये मामला होने लग गए। वहां पर भी मुझे खौफनाक शक्लें नजर आती थी। वो ऐसे नजर आती थी कि अगर मैं कोई तस्वीर लेता था, कोई तस्वीर बनाता था, अपने सैंपल बनाने के लिए भी अगर मैं कोई तस्वीर बनाता था, तो तस्वीर डेवलप करने के बाद मुझे उसमें कुछ ना कुछ खौफनाक चेहरा बना हुआ नजर आता था। और लोगों को दिखाता था, उनको वो समझ में नहीं आता था। मुझे वो पूरा प्रॉपर चेहरा नजर आ रहा होता था। कुछ मेरे जैसे दिमागी हालत अजीब होने लग गई। मैंने वो काम भी छोड़ दिया। 2-3 साल का गैप ले लिया। ना मैं तस्वीर खींच सकता था, ना मैं सोच सकता था कि मैं ये काम करूं। मुझे खौफ आता था। मैं घर में भी अगर कहीं के पर कोई तस्वीर लेता था, मुझे उसमें कोई साया परछाई नजर आती थी। फिर मैंने अपना इलाज करवाया। मेरे ऊपर कुछ असरात हो गए थे। बहुत अरसे के बाद मेरे ऊपर से वो असरात हटे, तब जाकर मैं ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी फोटो स्टूडियो नहीं बनाया, ना ही मैं तस्वीरें बनाता था। मैंने फिर अपना ज़ाती बिजनेस कोई शुरू किया। मेरा बिजनेस था एक, उसी को आगे मैंने अब तक चलाया। तो ये मेरी एक कहानी थी। मैं अभी भी फैसलाबाद में ही रहता हूँ, और अभी भी जब मैं वो वक्त सोचता हूँ तो मैं बहुत डर जाता हूँ। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया तारिक आपका। जैसे मैंने हमेशा से अपनी ऑलमोस्ट सभी कहानियों में आप लोगों को ये मैसेज दिया कि जब भी कोई चीज़ लें, कोई घर लें, कोई प्रॉपर्टी लें, कोई शॉप लें, कोई जो भी जगह लें, जिस पर्पस के लिए भी लें, उसको पहले हमेशा उसकी छानबीन करनी चाहिए। और यहाँ पर इस स्टोरी में तो वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये मामलात हैं। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ले रहे हैं तो ये आप पर है। फिर भी अगर इंसान उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करता है तो फिर ये हम लोगों की अपनी कोताही की बातें हैं। हमेशा से जिन्नात वाली जगहों से दूर रहना चाहिए। जिन्नात नुकसान देते हैं। उनकी जगह पर, उनकी रिहाइश पर जब कोई मुदाखलत करता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते। कुछ मखलूक़ात ऐसी होती हैं जो अपना आप जाहिर नहीं करते, वहाँ पर इंसान रह भी लेते हैं, लेकिन बाद में वो उनको नुकसान पहुंचाती हैं किसी न किसी तरीके से। कभी बीमारियों की सूरत में, कभी रुकावटों परेशानियों की सूरत में
तो फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो अगर पहले ही इन चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो इंसान बहुत से खतरात से बच सकता है। अपनी जिंदगी को, अपने सरमाए को कहीं भी लगाने से पहले थोड़ी सी तहकीक आपको बहुत से मसले मसाइल और नुकसान से बचा सकती है। और बाकी सबसे बड़ी चीज, अल्लाह पाक ने जो हमें हक दिया है कि हम अपने लिए दुआ करें। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में दुआ किया करें कि अल्लाह हमें जिन्नात के मामलात से महफूज रखे, हमें हमेशा उनके साए से, उनके असरात से बचा कर रखे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करेंगे। आयतुल कुर्सी, चारों कुल, दरूद पाक पढ़कर हिसार किया करें ताकि हर गैर मरे मखलूकात के हमले से बचा जा सके। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर को 50K तक लेकर जाएं। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मेरे सब्सक्राइबर भी 50K तक ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। परसों आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।